हेलो फ्रेंड, मैं आकृति सिंह इंडिया ज्योग्राफी विद आकृति में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्जाल और बहिर्जाल बलों के बारे में, हमने आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम बताने वाले हैं आपको भ्रंश के बारे में। इसके पहले हम बता देंगे, जैसे हम लोगों ने अंतर्जाल बल के बारे में पूरी प्रक्रियाएं देखी थी। इसमें कुछ संचलन हो रहा था, महादेशीय संचलन और पर्वतीकरण संचलन। जिसमें महादेशीय संचलन में हमने बताया था आपको ऊपरमुखी संचलन और अधोमुखी संचलन के बारे में। ऊपरमुखी संचलन में दो क्रियाएं हो रही थी, उत्थान और निर्गमन। इसका नाम ही देखिए, ऊपरमुखी संचलन है, ऊपर उठने वाला। जैसे उत्थान और निर्गमन, उत्थान जो है ये महादेशीय महाद्वीपों पर जैसे होता है, और निर्गमन जो है ये सागर से संबंधित होता है। और अधोमुखी संचलन में हमने अवतरण और निमज्जन को बताया था, जिसमें चट्टानें नीचे की ओर जा रही थी, महाद्वीप की भी और सागर तल की भी। फिर हमने आपको पर्वतीकरण के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें तनाव और संपीड़न हो रहा था। तनाव में चट्टानें जो है एक दूसरे से दूर जा रही थी, बीच में दरार, भ्रंशन, चट्टानें ये पड़ जा रही थी। संपीड़न में चट्टानें एक दूसरे के पास आ रही थी, और इसमें संवलन और वलन का रूप धारण कर रहा था। जैसे हमने आपके साथ संवलन और वलन के बारे में मैंने आपको बताया था। संवलन जो है वो वलन का बृहत रूप होता है, ये बृहत क्षेत्रों में ये क्रियाएं होती हैं, और वलन जो है इसका लघु रूप होता है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं तनाव मूलक बल, जिसमें भ्रंश, चटकन, दरार आ जाएंगी। भ्रंश में चट्टानें दूर दूर जाती हैं, जिससे कई क्रियाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की रिफ्ट, घाटियां, हॉर्स पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ये सारे बनते हैं। हम आपको सारा डिस्कस करेंगे। ये हमारा हो गया पूर्व का। अब हमारे साथ आप टॉपिक देखते रहिए। जैसे भ्रंश के बारे में अब हम आपको बताएंगे कि भ्रंश कैसे बनता है, तो आगे बने रहिए। जैसे हमने आपको बताया, अब हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं भ्रंश के बारे में, जिसको इंग्लिश में फॉल्ट बोलते हैं। तो जैसे अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। जैसे तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल, प्लेन जिसे बोलते हैं, के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है, तो उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं। ये कह रहा है एक तनाव मूलक जो होता है, जो मैंने बताया था, चट्टानें जब दूर दूर जाती हैं तो भ्रंश का निर्माण होता है। तनाव मूलक जब संचलन होता है की तीव्रता के कारण, जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है, वही जो भूपटल एक दरार पड़ जाता है और चट्टानें इधर से उधर जाती हैं, तो चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है, तो उत्पन्न संरचना को ही वही भ्रंश कहलाता है। उसी से भ्रंश और चट्टान, दरारें, इनका निर्माण होता है। जैसे चट्टानें होती हैं पृथ्वी पर हमारे हैं, उसमें उथल पुथल बहुत सारी होती रहती है अंदर से। कभी भूकंप फट कर रहा, कभी ज्वालामुखी, अंतर्जाल बलों के कारण उसमें काफ़ी उथल पुथल होता रहता है हमारी पृथ्वी के अंदर में। तो जहाँ पे कभी तापमान कहीं पे ज़्यादा पड़ रहा है, तो कहीं तापमान कम पड़ रहा है। जहाँ पे तापमान अधिक पड़ता है वहाँ पे तो चट्टानें जो है फैलती हैं, और जहाँ पे तापमान कम पड़ता है वहाँ पे चट्टानें सिकुड़ जाती हैं। इससे भी जब चट्टानें फैलती हैं, चट्टानें सिकुड़ती हैं, इससे भी चट्टानों में दरार पड़ जाती है। तो जैसे चट्टानों में संचलन किसके कारण, संपीड़न और तनाव। संपीड़न के बारे में हमने बताया था, जब चट्टानें पास पास आती हैं तो संपीड़न करती हैं, जिससे वलन का निर्माण होता है। और तनाव में जब होती है, चट्टानें दूर दूर जाती हैं, तो फिर भ्रंश और दरार का निर्माण होता है। तो भ्रंश का निर्माण होने में संपीड़न और तनाव का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो जब चट्टानें फैलती है और सिकुड़ती हैं, तो भ्रंश का निर्माण होता है, क्योंकि चट्टानें तब टूटती हैं। और भ्रंशों का निर्माण होने में कम से कम 100 वर्ष लग जाता है। चट्टानों में सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी की चट्टानें हैं, चट्टानों में संचलन होता है। उसके बाद फिर उसमें सामान्य सा बल लगता है। जब चट्टानों में हलचल होती है, फिर उसमें थोड़ा सा बल लगता है, सामान्य बल लगता है। फिर चट्टानों में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसको चटकन बोलते हैं हिंदी में। फिर चटकन के बाद में नेक्स्ट इसमें विभंग हो जाता है, जिसको फ्रैक्चर बोलते हैं। थोड़ा सा बल लगता है, जब उसमें जैसे पहले सामान्य सा बल लगता रहता है, उसके बाद जब थोड़ा सा बल लगता है तो उसमें विभंग होना शुरू हो जाता है, जिसको फ्रैक्चर बोलते हैं। जब विभंग होता है तो उसके बाद में उसमें और अधिक बल लग जाता है। जब उसमें और अधिक बल लगता है तो फिर भ्रंशन हो जाता है। यहीं से भ्रंश का निर्माण हो जाता है, और इसको होने में कम से कम 100 वर्ष का समय लग जाता है।
और भ्रंश के निर्माण में संपीड़न की अपेक्षा तनाव ज्यादा प्रभावपूर्ण रहता है, क्योंकि संपीड़न से चट्टानें दूर दूर जाती हैं तो पास आती हैं, तो इसमें तो भ्रंश का निर्माण ज्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन तनाव के कारण ज्यादा हो जाता है, ये ज्यादा भूमिका निभाती है। तो लेकिन दोनों का ही बराबर बराबर हाथ है, संपीड़न का भी और तनाव का भी। भ्रंश के निर्माण में दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर कहा जाए तो तनाव सबसे ज्यादा इसमें भूमिका निभाता है भ्रंश के निर्माण में। चलिए हम आगे आपको बता रहे हैं कि इससे बनने वाली विभिन्न घाटियां, वैली और बहुत सारी पर्वत पठार हैं जो है हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेंगे। भ्रंश की संरचना के प्रमुख अंग, इसमें थोड़े थोड़े जो भ्रंश हमारे होते हैं जब पड़ जाते हैं फॉल्ट बीच में, तो इसमें कुछ अंग रहते हैं छोटे छोटे, ऐसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, बस थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है, तो आप जान लीजिए तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। जैसे एक होता है भ्रंश तल, जैसे ये भ्रंश तल है। भ्रंश तल किसे कहते हैं? जिस सतह के सहारे संचलन होने से चट्टानें जो है चट्टानों में स्थानांतरण हो जाता है। जैसे ये दो चट्टानें होती हैं, जब इसमें स्थानांतरण हो जाता है, चट्टानें इधर चली जाती है, चट्टानें इधर जो बीच में हो जाता है, इसी को एक भ्रंश तल बोलते हैं। एक होता है भ्रंश नदी होता है। भ्रंश नदी किसे कहते हैं? जैसे हमने पढ़ा था वलन नदी, ऐसे ही भ्रंश की भी नदी होती है। ढाल के किनारे पर जब जहाँ पे चट्टानें वो जब निकलती हैं, ऐसे निकल के जाती हैं, यहीं पर ही बन जाता है भ्रंश नदी भी। तो भ्रंश तथा क्षैतिज तल के बीच का कोण जो होता है वही भ्रंश नदी कहलाता है। एक होता है इसमें शीर्ष भित्ति। शीर्ष भित्ति किसे कहते हैं? भ्रंश की ऊपरी दीवार को, जो ऊपरी दीवार रहती है उसी को शीर्ष भित्ति बोलते हैं। एक होता है इसका पाद भित्ति। पाद भित्ति बोलते हैं भ्रंश की निचली दीवार को। और उसी में एक शिफ्ट होता है। शिफ्ट किसे कहते हैं? शिफ्ट कहते हैं भ्रंश की चट्टानों में होने वाली गति, जो चट्टानों में गति होती है, जितनी तीव्रता, जितनी धीमी गति से, जैसे फिर उसी हिसाब से ही ऊंचाइयों का निर्माण होना, तो उसी को शिफ्ट बोलते हैं। और स्लिप किसे कहते हैं? किसी भ्रंश के सहारे होने वाली सापेक्षिक गति, जो उसके सापेक्ष में गतियां होती है उसी को स्लिप बोलते हैं। थ्रो एक शब्द होता है, थ्रो। ये छोटे छोटे सिर्फ शब्द है, आपको जानने जरूरी है। अगर आप जानते रहेंगे, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, लेकिन हाँ ये आवश्यक है, जानना चाहिए। एक थ्रो, चट्टानी संरचनाओं में होने वाले कुल ऊर्ध्वाधर विस्थापन। हीव, नेक्स्ट हीव आ जाता है। हीव किसे कहते हैं? जब भ्रंश झुका हो तो पार्श्विक विस्थापन हीव कहलाता है। और हेज भ्रंश तल का ऊर्ध्व के साथ कोण जो होता है वो हेज कहलाता है। जैसे ये एक कोण होता है, आधार तल होता है, इसका ऊपर से रेखाएं आई होती हैं, यहीं पर जो कट हो जाता है उसी को हेज कहते हैं, और इसी के इधर तल को क्या कहते हैं? भ्रंश नदी बोल देते हैं। तो ये कुछ शब्द थे जिनको जानना जरूरी था कि, तो इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब आगे हम जानेंगे भ्रंश कगार किसे कहते हैं, आधा छेपित खंड, ऊर्ध्व छेपित खंड किसे कहते हैं। फिर हम जानेंगे भ्रंशों के प्रकार, सामान्य भ्रंश किसे कहते हैं, व्युत्क्रम भ्रंश किसे कहते हैं, रिक्त घाटी किसको जानेंगे। तो चलिए एक भ्रंश तल है ये। भ्रंश तल के जो दूसरी ओर का खंड होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था भ्रंश तल, जब दो चट्टानें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इनके बीच में जो स्थानांतरण का काम करती हैं, चट्टानों को हटाने का बीच में जो स्थान होता है उसी को भ्रंश तल बोलते हैं। तो जो भ्रंश तल होता है, इसके जो दूसरी ओर का दूसरा खंड जो होता है इसका, ये दूसरा खंड इसका है, ये ऊंचा उठा हुआ होता है। जो ऊंचा उठा हुआ होता है उसको बोलते हैं उपक्षेपित खंड। भ्रंश तल के जो ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं उसको उपक्षेपित खंड बोलते हैं। ये इसका भ्रंश तल का निचला भाग होता है, इसको आधा छेपित खंड बोलते हैं।
इसको आधा छेपित खंड बोलते हैं। और जो इन दोनों के सहारे एक लंबवत कगार बना रहता है उसको भ्रंश कगार बोलते हैं। आपका भ्रंश कगार यहीं पर स्थित होता है और इसको भ्रंश तल बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको जानना चाहिए ताकि आप जब आगे इसके विभिन्न प्रकार का पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब काम देगा। ये 3 चीज, सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, पार्श्व या नतिलंब सर्पण भ्रंश और सोपानी भ्रंश। अब हम सबसे पहले सामान्य भ्रंश के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य भ्रंश में जब चट्टाने जो भ्रंश वो जब कहते हैं कि जब चट्टाने जो अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाती हैं, हट जाती हैं, तो सामान्य भ्रंश का निर्माण होता है। जैसे ये चट्टाने हैं और ये चट्टाने हैं, जब एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं तो सामान्य भ्रंश का निर्माण होता है। और इसका भ्रंश तल जो है ये क्षैतिज और लंबवत दोनों हो सकता है। भ्रंश तल क्षैतिज और लंबवत। सामान्य भ्रंश में भ्रंश तल क्षैतिज और लंबवत दोनों हो सकता है। जब चट्टानें दूर दूर जाती हैं तो भ्रंश का निर्माण होता है, वो सामान्य भ्रंश कहा जाता है। अगर इस हम बात करें तो ये हम क्षैतिज रूप में बता रहे हैं, अब हम आपको लंबवत रूप में बताएंगे। लंबवत रूप में जैसे ये चट्टानें हैं, यहाँ से एक चट्टान जो ये चट्टानें थी ये छेपित होकर यहाँ से लंबवत रूप में भी हो जाती है, तो ये नीचे खिसक जाती है चट्टानें, ये आ जाती है ऐसे, जो जैसे ये इसका संचलन। जब ये चट्टानें अपने स्थान से नीचे की ओर आ जाती है, इसको भी सामान्य भ्रंश कहते हैं। ये लंबवत रूप में हो रहा है यहाँ पे। अब हम इसके आगे बताएंगे। अब ये आपका सामान्य भ्रंश हो गया, अब हम आगे व्युत्क्रम भ्रंश के बारे में पढ़ेंगे। इसको हमारे साथ नोट करते चलिए। कुछ खास ज्यादा व्युत्क्रम भ्रंश में है नहीं। इसमें जब चट्टानें पास पास आती हैं, व्युत्क्रम भ्रंश में जब चट्टानें एक दूसरे के पास आती हैं तो व्युत्क्रम भ्रंश का निर्माण होता है। देखिए इसको संपीड़न के कारण होता है। इसमें संपीड़न के कारण चट्टानें एक दूसरे के पास आती हैं और एक दूसरे के ऊपर ऐसे छेपित हो जाती हैं। जैसे जब चट्टानें एक दूसरे के पास आती हैं, संपीड़न बल लगता है इसमें। संपीड़न के कारण जब चट्टानें एक दूसरे के ऊपर ऐसे छेपित हो जाती हैं, इसी को ही व्युत्क्रम भ्रंश बोलते हैं। जैसे इसको संपीड़नात्मक भ्रंश भी बोलते हैं। इसको संपीड़नात्मक भ्रंश बोलते हैं। जैसे एक चट्टान इधर से आ रही है और एक चट्टान इधर से आ रही है, इसमें छेपित हो जाती है आगे ये से, तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसको व्युत्क्रम भ्रंश बोलते हैं। बस व्युत्क्रम भ्रंश में आपको इतना ही जानना। सामान्य भ्रंश हमने समझाया आपको। व्युत्क्रम भ्रंश में इसको संपीड़नात्मक भ्रंश भी बोलते हैं और इसमें दोनों चट्टानें जब एक दूसरे की ओर आती हैं और एक दूसरे के ऊपर ऐसे छेपित हो जाती है, इसको व्युत्क्रम भ्रंश बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट जाते हैं पार्श्वीय या नतिलंब सर्पण भ्रंश। इसके बारे में हम जानेंगे। जब दो चट्टानें क्षैतिज गति, इसमें क्या होता है, क्षैतिज गति करती है। एक चट्टान इधर की ओर मूवमेंट और इसका एक चट्टान का इधर की ओर मूवमेंट होता है। ये चट्टानें कैसी गति करती हैं, क्षैतिज गति करती हैं। और इसमें रूपांतरित भ्रंश का निर्माण होता है। क्षैतिज गति के कारण इसमें रूपांतरित भ्रंश का निर्माण होता है।
इसमें रूपांतरित भ्रंश का निर्माण होता है, क्षैतिज गति करती है और इसमें भ्रंश कगार जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनता है, भ्रंश कगार नहीं बनता है। इसमें भ्रंश कगार नहीं बनता है। ये आपका हो गया पार्श्वीय नतिलंब सर्पण भ्रंश। अब हम आ जाएंगे सोपानी भ्रंश पे। जब इसमें कहता है कि जब कई सारे ढाल जो होते, जब कई सारे भूखंड जो होते हैं, जब एक ही दिशा में जिसका, जैसे जब किसी भूभाग में कई भ्रंश इस तरह से जब किसी भाग में कई भूखंडों का इस तरह निर्माण होता है कि सबका ढाल एक ही दिशा में हो। सबका ढाल जब एक दिशा में होता है उसको सोपानी भ्रंश बोलते हैं या सीढ़ीदार, इसको सीढ़ी नुमा भ्रंश भी बोलते हैं। इस भूखंडों का इस तरह निर्माण हुआ है कि सबका ढाल एक ही दिशा में है। जब सबका ढाल एक ही दिशा में है तो इसको क्या बोलते हैं, और ये देखिए फिर ये इस तरह से हो जाता है, ऐसे 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 भ्रंश, इसमें दरारें चटकने पड़ जाती हैं जिसको सीढ़ी नुमा भ्रंश भी बोलते हैं। ये असम साइड में जिधर चाय कॉफी की खेती होती है उधर साइड में ऐसे ऐसे भ्रंश या कगार पाए जाते हैं। आगे आप नेक्स्ट चैप्टर में आपको ऐसे सब डिस्क्राइब किया जाएगा, हर चीज के बारे में बताया जाएगा। जानेंगे भ्रंश से निर्मित स्थलाकृतियां। भ्रंश से निर्मित स्थलाकृतियां 5 हैं, जैसे भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, भ्रंशोत पर्वत, ब्लॉक पर्वत और हॉर्स पर्वत। तो सबसे पहले हम जानेंगे भ्रंश घाटी के बारे में। भ्रंश घाटी में पहले चट्टानें ऐसी रहती हैं, इनमें चटकन और दरार बढ़ती है। उसके कारण से इसमें जब बीच की जो चट्टानें होती हैं, जो ये है, ये नीचे धंस जाती है। देखिए मैंने इसको बना दिया जाली नुमा। जो चट्टानें नीचे धंस रही हैं वो ऐसे हो जाएंगी। ये चट्टान नीचे धंस जाती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। और इसका मूल्यांकन किसने किया था, ग्रोगरी महोदय ने। भ्रंश घाटी का मूल्यांकन ग्रोगरी महोदय ने किया था। इसमें बीच की चट्टानें जो है वो नीचे धंस जाती है। और फिर इसके बाद सेकंड में आ जाएगा रैंप घाटी। रैंप घाटी में क्या होता है, ये चट्टानें होती, जब इसमें चटकन दरारें पड़ती हैं तो इसमें जो बीच का भाग ना होकर जो इसके किनारे का भाग होता है, दोनों ये ऊपर उठ जाता है। बीच का भाग वहीं का वहीं बना रहता है, किनारे का भाग जो है ये ऊपर उठ जाता है। किनारे का दोनों भाग ऊपर उठ जाता है और बीच का भाग वहीं पे रहता है, इसको रैंप घाटी बोलते हैं। अब बच रहा है आपका ब्लॉक पर्वत, हॉर्स पर्वत और भ्रंशोत पर्वत। तो इसमें से मैं ब्लॉक पर्वत कहीं अलग से ना बताकर मैं इसी में बता देना चाहूंगी। और जो ये जब बीच का भाग वहीं पे बना रहता है, यथावत बना रहता है, और इसके किनारे का भाग जब ऊपर उठ जाता है और जो इसके ऊपर का उठा हुआ भाग होता है उसी को ही ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। आप ब्लॉक पर्वत यहीं पर देख लीजिए। हमने तीन स्थलाकृतियों को डिस्कस किया आपके साथ। एक भ्रंश घाटी जिसमें बीच का भाग जो है वो नीचे धंस जाता है, उसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। एक रैंप घाटी जिसमें किनारे का भाग ऊपर उठ जाता है, बीच का भाग वहीं बना रहता है, उसको रैंप घाटी बोलते हैं। ब्लॉक पर्वत की अगर हम बात करेंगे, जो ये रैंप घाटी का ऊपर उठा हुआ वाला भाग होता है, उसी का जो ऊपर उठा हुआ वाला भाग होता है उसी को ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। अब बच रहा है आपका भ्रंशोत पर्वत और भ्रंशोत पर्वत। जैसे चट्टानें हैं उसमें चटकन दरार पड़ेगी, तो इसमें क्या होता है, भ्रंशोत पर्वत में बीच का भाग वही बना रहता है, बीच का भाग वही बना रहता है और किनारे का जो भाग होता है दोनों वो नीचे धंस जाता है। देखिए मैंने इसको जाली नुमा, जो किनारा ऊपर उठ रहा है या नीचे उठ रहा है उसको मैंने ऐसे जाली नुमा बना दिया जिससे आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें। तो भ्रंशोत पर्वत में किनारे का भाग नीचे धंस जाता है, बीच का वही बना रहता है। नेक्स्ट आ जाएगा हॉर्स पर्वत। हॉर्स पर्वत में तीनों चट्टानें रहती हैं जिसमें चटकन दरार पड़ने के कारण इसमें क्या रहता है, इसमें बीच का भाग ऊपर उठ जाता है और किनारे का भाग वहीं का वहीं बना रहता है। ये आपका हॉर्स पर्वत हो जाएगा, बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। इसमें भ्रंश घाटी में हमने क्या बताया था, इसमें किनारे का भाग जो है वो ऊपर उठ जाता है और बीच का वहीं बना रहता है। किनारे इसमें भ्रंशोत में किनारे का नीचे धंस रहा है और भ्रंश में किनारे का ऊपर उठता है। रैंप घाटी में क्या होता है, रैंप घाटी में होता है कि
बीच का जो है वो नीचे धंस जाता है और किनारे का वहीं बना रहता है। और हॉर्स पर्वत में क्या होता है, बीच का ऊपर उठ जाता है और किनारे का वहीं बना रहता है। तो ये आपका हो गया आज फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको चट्टान के बारे में पढ़ाऊंगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर